नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खिलाड़ी नंबर 1 में। फ्राइडे का सेशन तो आखिरी ट्रेडिंग सेशन इस हफ्ते का और हमारे जानकार क्या परफॉर्म करेंगे और उसमें से कौन बनेगा विजेता, उस पर हमारी नजरें रहेंगी। बहरहाल बाजार का हाल आपकी स्क्रीन पर। पॉजिटिव टेरिटरी जो निफ्टी ने दिखाई थी, ऊपरी लेवल से मार्केट थोड़ा सा दबाव में आता हुआ, निफ्टी प्रेशर में है और निफ्टी के साथ साथ मिड कैप इंडेक्स की भी हालत बेहद खराब है। अब 1000 पॉइंट नीचे वो मिड कैप इंडेक्स ट्रेड करता हुआ, तो क्लियरली गहरे क्रैक्स देखने को मिल रहे हैं आज। मिड कैप्स दबाव में, लेकिन निफ्टी बैंक थोड़ा सा सपोर्ट कर रहा है। सपोर्ट आया है ऑफकोर्स एचडीएफसी बैंक में, जो रिकवरी देखने को मिली उसके तहत आज थोड़ी सी चाल मजबूत है आईसीआईसीआई बैंक की। एक्सिस बैंक में भी खरीदारी के अंश बनते दिखाई दे रहे हैं। तो निफ्टी बैंक एकदम विपरीत ट्रेड दिखाता हुआ, वहाँ पर तेज़ी जहाँ पर बाकी पूरा बाजार मुनाफा वसूली दिखा रहा है। अब ऐसे में आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए? हमारे जानकारों ने कौन से ट्रेड शॉर्टलिस्ट किए हैं, किन स्टॉक्स में आज मौका वो ढूंढेंगे तेज़ी करने का, उस सब पर होगी बातचीत। पहले आपको दिखा देते हैं कल तक के रिटर्न्स। सभी पॉजिटिव जोन में। पंकज 8.2% के रिटर्न्स के साथ आगे चल रहे हैं। अमित ने करीब 7% की कमाई की और अमोल 1.5% के रिटर्न्स दिखा रहे हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस, परफॉर्मेंस अच्छा है, लेकिन आज फ्राइडे आते आते वॉलेटिलिटी बढ़ गई। मिड कैप्स अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, निफ्टी में भी दबाव है। क्या लग रहा है पंकज जी, क्या ट्रेड लेना चाहिए? थोड़ा सा संभल कर चलना है अभी। जी, गुड मॉर्निंग हर्षिता जी, गुड मॉर्निंग ऑल। जिस तरीके से कल हम लोगों ने आफ्टर आरबीआई के इवेंट के बाद में बैंक निफ्टी के अंदर एक बड़ा ट्रैक देखा और कुछ रीजन इतना ब्रॉडली समझ में नहीं आया, लेकिन स्टिल ये एक लंबे क्रैक दे रहा है। मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी हर राइस के ऊपर सेल करना चाहिए और दो सेक्टर ऐसे हैं, फाइनेंस और पावर सेक्टर, इसके अंदर काफी मंदी नजर आ रही है। तो मेरा पहला ट्रेड जो रहेगा हर्षिता जी, वो एल फाइनेंस एंड होल्डिंग के ऊपर मेरी सेल कॉल रहेगी। 168 की रेंज में इसको सेल करने की सलाह रहेगी विद द स्टॉप लॉस ऑफ 175, और टारगेट जो रहेगा इसका 150 का रहेगा। चलिए, मौका मिलता है, आपने पहला ट्रेड भी दे दिया है। एल फाइनेंस कह रहे हैं आप 150 का टारगेट रहेगा और सेल साइड की पोजीशन लेनी है। 175 का स्टॉप लॉस लगाइएगा। 167 के आसपास ये फिलहाल स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। एक बार दिखाइए पंकज जी के पोर्टफोलियो में क्या क्या है, ये कल से आज में क्या कैरी करके आए थे और कहाँ पर शायद प्रॉफिट बुक कर लिया है। तो बेसिकली कोई ट्रेड नहीं, नया नहीं, कोई ट्रेड कैरी नहीं किया था। सीडीएसएल में मुनाफा बुक किया और न्यू इंडिया एश्योरेंस में एग्जिट किया, इसीलिए वो पहला ट्रेड एल&टी फाइनेंशियल सर्विसेज की तरफ से आता हुआ दिखाई दिया है। अब लेकर आते हैं आपके लिए अमित का पोर्टफोलियो। अमित के केस में भी हमने देखा 7% के रिटर्न्स जो बने हैं, उसमें इन्होंने जीआईसी और जिंदल सॉ दोनों में पोजीशन अपनी काट ली। बताइए अमित, नया ट्रेड क्या रहेगा? जी मैम, मैं आईसीआईसीआई बैंक लॉन्ग करना चाहूंगा। इसमें आज एक अच्छा ट्रैक्शन देख रहे हैं। स्टॉक अपनी सपोर्ट लेवल से एक स्ट्रेंथ दिखा रहा है। सेकेंड हाफ में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ थोड़ी शॉर्ट कवरिंग भी आ सकती है। बैंक निफ्टी में थोड़ा सा पुल बैक है, बिकॉज 2-3 दिनों से काफी भारी बिकवाली रही थी। ओवरऑल ट्रेंड जरूर वीक है, लेकिन आज के सत्र में मुझे लगता है कि थोड़ा सा एक पुल बैक आ सकता है, उसको प्ले करना चाहता हूँ। 1006 का प्राइस है, 990 का स्टॉप लॉस रहेगा और 1040 के टारगेट्स रहेंगे। 40 के टारगेट के लिए आईसीआईसीआई बैंक में तेजी वाला ट्रेड आप लेकर चलेंगे। बाय साइड का ट्रेड है, मोमेंटम देखने को मिल रहा है, खरीदारी करने की सलाह है। 990 आपके लिए स्टॉप लॉस का काम करेगा। अमोल का भी पोर्टफोलियो आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। अमोल ने भी करीब 1.5% तक की कमाई करके दिखाई है। कल तक रिलायंस इंडस्ट्रीज में प्रॉफिट बांधा, इनफैक्ट रिलायंस का अच्छा साथ मिला था अमोल के लिए, तो वो फिलहाल फेवर में था। अमोल होल्ड कर रहे हैं ट्रेड या बुक कर लिया? नहीं, कल बुक किया था इंट्राडे में रिलायंस। आज का क्या इरादा है? आज क्या ट्रेड देंगे अमोल? मुझे एक इंडिगो अच्छा लग रहा है, 3110 के आसपास है। बाइंग साइड पे ही व्यू है। पोजिशनली मुझे लग रहा है कि 3330 तक के टारगेट्स आ सकते हैं और 3049 उसका स्टॉप लॉस रहेगा। पोजिशनली है, थोड़ा इंट्राडे वीकनेस है, बट ओवरऑल अगर हम डेली और वीकली चार्ट फॉर्मेशन देखते हैं तो वो अभी भी बुलिश साइड पे मेंटेन है। तो सपोर्ट्स पे बाइंग के मौके देख रहे हो तो इंडिगो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी लग रहा है। इंडिगो में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको दिखाई दे रही है। 3330 का टारगेट रहेगा यहाँ पर एक मौका। दरअसल
ये आप स्टॉप लॉस दोहराएंगे प्लीज? 3 स्टॉप लॉस है 3049। 3049 का स्टॉप लॉस, क्यों 3040 के आसपास ट्रेड कर रहा है ये काउंटर? ओह, आई थिंक अभी जस्ट वीक हुआ होगा वो। मैं रिवाइज स्टॉप लॉस आपको देता हूँ। हाँ नहीं, ऊपरी लेवल से कुछ कूल ऑफ आया है, 3% फिसल गया ये काउंटर। तो रिवाइज करके स्टॉप लॉस क्या रहेगा? अभी भी कन्विक्शन है या फिर बदलना चाहते हैं ट्रेड को? कन्विक्शन है, कोई ऐसा कुछ दिक्कत नहीं, बट मैं आपको रिवाइज स्टॉप लॉस 1 मिनट में दे देता हूँ, ठीक है? ठीक है, आप रिवाइज करके स्टॉप लॉस दीजिए, तब तक मैं आरती इंडस्ट्रीज वो स्टॉक स्क्रीन पर लेकर आती हूँ जहां पर आज देखिएगा नतीजे आए। नतीजों पर हम रिएक्ट कर रहे हैं। वैसे नतीजे ठीक ही थे, ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रॉर्डनरी नहीं देखने को मिला है। मुनाफा एबिटा 10% का दबाव दिखा रहा है, मार्जिन्स 2.5% घटे हैं, 15% पर आ गए हैं। अब रेवेन्यू है जहां पर 4% तक की ग्रोथ देखने को मिली है। एंड आई एम नॉट सरप्राइज, क्योंकि थर्ड क्वार्टर सभी ये केमिकल कंपनियों के लिए दबाव वाला क्वार्टर था। तो आज के लिए क्या रणनीति होगी उस पर आएंगे आगे, लेकिन यहाँ से आगे सिचुएशन कैसी दिख रही है? हमारे साथ कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर राजेंद्र गोगरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गोगरी साहब, स्वागत है आपका। पहले तो इस क्वार्टर की हाइलाइट्स दे सकें। कुछ दबाव आपके बिटा प्रॉफिटेबिलिटी पर देखने को मिली है, मार्जिन्स भी कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं। ये एक वन ऑफ है या फिर थोड़ा सा पेन परसिस्ट करेगा? नहीं, करंट ईयर तो बेसिकली एंटायर केमिकल सेक्टर के लिए, बिकॉज ग्लोबल जो इन्वेंट्री करेक्शन हो रहा है अक्रॉस द बोर्ड, ऑल द सेक्टर, डिस्क्रिशनरी होगा या एग्रो या फार्मा, तो सभी कंपनियां इंक्लूडिंग अस इम्पैक्ट हुआ है। लेकिन जैसे हमने सेकेंड क्वार्टर के बाद गाइडेंस दिया था कि सीक्वेंशियली हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वॉल्यूम रिकवरी होगा और एबिटा ग्रोथ भी होगा। सो जो हमारा Q2 में अराउंड 633 था एबिटा, इट इज कमिंग टू अराउंड 267 इन दिस क्वार्टर। सो इट हैज इंक्रीज एंड वी सी के ये ट्रेंड चालू रहेगा गोइंग फॉरवर्ड। वॉल्यूम, मार्जिन और एबिटा विल सीक्वेंशियली ग्रो क्वार्टर ऑन क्वार्टर। नहीं तो आपके टारगेट्स क्या रहेंगे? व्हाट आर यू एंटिसिपेटिंग इन वॉल्यूम ग्रोथ एंड मार्जिन्स नेक्स्ट क्वार्टर के लिए या फिर FY25 के लिए? क्योंकि ज्यादातर कंपनियां जिन्होंने अपने नंबर्स पोस्ट किए, गोगरी साहब आपने भी नोटिस किया होगा, एवरीवन इज सेइंग सेकंड क्वार्टर FY25 से कुछ स्थिति बेहतर होगी, थोड़ा सा पेन जारी रहेगा। तो आपका आकलन क्या है जब आप अपने क्लाइंट से बात करते हैं? करंट ईयर का तो हमने गाइडेंस 950 to 1000 दिया था, बट वी शुड बी मोर टुवर्ड्स 1000 ऐसा लग रहा है फॉर FY24। और FY25 में वी एक्सपेक्ट सब्सटेंशियल ग्रोथ, 1450 to 1700 करोड़ तक का दिख रहा है हमें नेक्स्ट ईयर का। क्योंकि आप बात कर रहे हैं एबिटा बोथ ऑन 1700 करोड़ ऑन 1450 to 1700 करोड़ रेंज नेक्स्ट ईयर के लिए, FY25 के लिए एबिटा का रेंज, एबिटा का रेंज रहेगा। तो जहां पर बाकी कंपनियां थोड़ी सी कॉशियस हैं, आपको लग रहा है बिजनेस में ग्रोथ देखने को मिलेगा, तो कहां से वो ग्रोथ आएगा गोगरी साहब, अगर उसका एक मुझे अंदाजा दे सके? हमारे पास बहुत वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स है, बहुत जो डिस्क्रिशनरी साइड बोलते हैं, जैसे पॉलीमर जो कंस्ट्रक्शन में जाता है, टेक्सटाइल में, पिगमेंट में, एंड वी हैव आल्सो एग्रो एंड फार्मा, और काफ़ी एडिटिव्स भी है। तो काफ़ी वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स है, एंड सम ऑफ द प्रोडक्ट्स न्यू मार्केट इज डेवलप्ड एंड वी एक्सपेक्ट दैट देयर विल बी ए साइजेबल ग्रोथ इन दैट नेक्स्ट ईयर। ग्रोथ अक्रॉस दीज 4-5 कैटेगरीज, या फिर कोई ज्यादा बेहतर कर रही है और दूसरे के लिए कॉम्पेंसेट कर रही है? Yeah, some additives and all are doing well, so I think that will थोड़ा compensate करेगा जो बाकी प्रोडक्ट में प्रेशर है। ओके अच्छा, दूसरे प्लेयर्स कह रहे हैं कि यूरोप इज द बिगेस्ट पेन पॉइंट। गोगरी साहब, आपके लिए भी वो यूरोपियन यूनियन के कुछ देशों ने एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट पर आपत्ति जताई थी, तो उसका एक ओवरहैंग देखने को मिला था। ये यूरोप में आप क्या समझ रहे हैं, वहां से कैसे ऑफसेट करेंगे कारोबार को? एक्चुअली बेसिकली हमारे तो जो प्रोडक्ट जाते हैं वो अल्टीमेटली यूरोपियन या अमेरिकन कंपनी लेगी तो भी वो ग्लोबली सप्लाई करते हैं,
ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो उस हिसाब से सेक्टरल इम्पैक्ट रिलेटिवली रीजनल इम्पैक्ट कम होता है, लेकिन ओवरऑल स्टिल यूरोपियन टेरिटरी इज मोर अंडर प्रेशर। ओके, इंडिया बिजनेस के लिहाज से क्या सिचुएशन रहेगी, यहाँ पर डिमांड की क्या स्थिति है? आई थिंक ओवरऑल तो इंडिया में डिमांड अच्छा है, लेकिन हमारे तो क्या डायरेक्ट एक्सपोर्ट और जो हमारे कस्टमर एक्सपोर्ट करते हैं, तो वी आर मोर ऑन ग्लोबल राइट। सिचुएशंस अराउंड 70% तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट ही हो जाता है। नहीं, मैं क्योंकि इतनी अनिश्चितता है ग्लोबल मार्केट्स में, इसीलिए मैं पूछ रही थी कि इंडिया बिजनेस में अगर कुछ पिकअप है तो थोड़ा सा वो ऑफसेट हो। अच्छा, एक चीज मैं आपसे समझना चाह रही हूँ गोगरी साहब, और ये मेरा आखिरी सवाल होगा आपसे। आपने अच्छा खासा कैपेक्स किया है, लेकिन एक दो कैपेसिटी एक्सपेंशंस हैव नॉट रियली डिलीवर्ड, तो वो कब से डिलीवरी आती हुई दिखाई देगी? एक पर्टिकुलर क्लाइंट ने एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल भी किया था, ऐसे कुछ संकेत आपको क्लाइंट से मिल रहे हैं किसी तरह के डिलेस, कुछ कैंसिलेशन से? हाउएवर यू साइंड अ कपल ऑफ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स आल्सो, लेकिन कैपेक्स का कब तक डिलीवरी आएगी इवेंचुअली? कब तक वहां से हम देखेंगे बिजनेस को वाकई में फायदा मिलेगा? हाँ, नहीं, बाकी तो कोई कॉन्ट्रैक्ट में कोई इश्यू नहीं है। एंड जैसे नेक्स्ट ईयर वी आर लुकिंग अराउंड 1450 टू 1700, तो साइजेबल जंप मिलेगा बेस्ड ऑन द वॉल्यूम ग्रोथ ऑन जो कैपेक्स हमने किए हैं। सो नेक्स्ट ईयर से आई थिंक यू विल बी एबल टू सी, बिकॉज ये साल तो पूरा सेक्टर के लिए ही अंडर प्रॉब्लम रहा है। राइट। नेक्स्ट ईयर से कैपेक्स का जो बेनिफिट मिल जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट ईयर से कैपेक्स का बेनिफिट मिलेगा, इसीलिए आप कह रहे हैं जो एबिटा होगा वो स्ट्रांग रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया गोगरी साहब हमारे लिए समय निकालने के लिए, एंड इट्स अ वेरी वेलकम कॉन्वर्सेशन, क्योंकि अब तक जिस भी हमने कंपनी की कॉन कॉल सुनी है या फिर रिपोर्ट सुनी है या मैनेजमेंट से बातचीत की है, उनका आउटलुक बहुत बिगड़ा हुआ था। लेकिन आरती इंडस्ट्रीज कह रही है कि इनफैक्ट 1450 से 1700 करोड़ कॉन्फिडेंटली वो FY25 में डिलीवर कर पाएंगे। होपफुली स्थिति और यूरोपीय देशों के लिए बिगड़ेगी नहीं, स्टॉक आपका आउट परफॉर्म करता हुआ। गुड लक फॉर द नेक्स्ट क्वार्टर एंड ऑफ कोर्स FY25। स्टॉक आपके सामने करीब 2-2.25% ऊपर है। अच्छा, ये एक चीज है। दूसरी तरफ अमोल, आई डोंट नो दूसरे लोग कहेंगे ये चीटिंग है या नहीं, मैं आपको एक खबर बताती हूँ और आप बताइए आपको ये इंडिगो वाला ट्रेड रखना है या नहीं। अभी अभी एक डेवलपमेंट आ रहा है और ये यतिन हमारे साथ शेयर कर रहे हैं कि दरअसल सरकार ने, पार्लियामेंट्री पैनल ने एडवोकेट किया है, ये PTI के हवाले से खबर आई है। पार्लियामेंट्री पैनल सजेस्ट कर रहा है रूट स्पेसिफिक कैपिंग ऑफ एयर फेयर्स, और इंटरग्लोब एविएशन का स्टॉक शायद उसी वजह से वो क्रैक करता हुआ दिखाई दिया। 100 रुपए नीचे है, 3032। आपने कहा 3330 के लिए आप खरीदना चाहते हैं, रखना है या फिर आप छोड़ना चाहेंगे इसे और इसे रिप्लेस करेंगे? हर्षदा जी, मुझे पोजिशनल में कोई दिक्कत नहीं, बट जैसे कि इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए शायद दिक्कत होगी उसको कैरी करना, तो मैं एग्जिट करना चाहूंगा उसमें से, और भारतीय एयरटेल में शिफ्ट होना चाहूंगा। मुझे एक पोजिशनल व्यू से भारतीय एयरटेल अच्छा लग रहा है 1125 के आसपास है, और टारगेट मुझे दिख के आ रहे हैं 1200 तक के टारगेट आ सकते हैं, और स्टॉप लॉस उसमें लग रहा है 1097 का। ओके, तो इंडिगो आप रिप्लेस कर रहे हैं, लेट्स गिव इट अ मिस। आप कह रहे हैं भारतीय एयरटेल में एक अपॉर्चुनिटी ट्रेड की बनती दिखाई देगी, 1200 आपका टारगेट रहेगा और स्टॉप लॉस 1097 का है। ये इनफैक्ट वो ट्रेड अमोल ने जोड़ा है। अमित जी, पंकज जी, आई होप आपको इससे प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो अचानक क्रैक कर रहा है और हम ऐसा ट्रेड सामने नहीं रखना चाहते हैं जहां पर दर्शक फंस जाएं, राइट? चलिए एक काम करते हैं, हम लेंगे एक ब्रेक के बाद बात करेंगे अमित, पंकज और अमोल से दोबारा, देखते हैं वो नया कोई और ट्रेड जोड़ रहे हैं या नहीं। आप बने रहें CNBC आवाज के साथ। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 और हमारे जानकारों से पूछ लेते हैं, एक एक ट्रेड और जोड़ सकते हैं वैसे तीनों, कुछ आइडेंटिफाई हुआ है या नहीं। अमित, ICICI बैंक के साथ कोई और ट्रेड? नहीं मैम, अभी बहुत वॉलेटाइल स्ट्रक्चर है, थोड़ा सा वेट करूंगा। वॉलेटाइल और पेनफुल हो चला है, क्योंकि निफ्टी बैंक को जो सहारा मिल रहा था वो भी अब सिर्फ 150 पॉइंट ही ऊपर रह गया। पंकज, रुकेंगे? यस अर्जिता जी, थोड़ा वेट ही करना चाहूंगा। अमोल? यस, मैं भी वेट करना चाहूंगा। चले, तो तीनों जानकार वेट करेंगे। तो सिर्फ 3 ट्रेड्स हम लेकर जा रहे हैं आज के लिए।
वो इनफैक्ट आपको दिखा देते हैं क्या कुछ इन्होंने दरअसल जोड़ा है। एक सेल साइड का ट्रेड है पंकज की तरफ से, L&T फाइनेंशियल होल्डिंग सेल करे, 150 का टारगेट है, स्टॉप लॉस 175 का रहेगा। स्टॉक इनको करीब 0.39% जोड़ कर दे रहा है। फिर आते हैं अमित के पोर्टफोलियो पर। ICICI बैंक बाई साइड का ट्रेड है, 1040 का टारगेट इनका और 990 का स्टॉप लॉस दिया है। यहाँ पर आप देखिएगा तो स्टॉक थोड़ा सा ड्रैग कर रहा है क्योंकि सुबह में चल चुका, लेकिन भारतीय एयरटेल दिया 1200 के टारगेट के लिए अमोल ने और 1097 का स्टॉप लॉस है। यहाँ पर रिटर्न्स क्या बन रहे हैं? भारतीय इनफैक्ट थोड़ा सा परफॉर्म कर रहा था लेकिन अब 0.18% थोड़ा सा अटक रहा है। हल्का हल्का प्रेशर इन स्टॉक्स में बना हुआ है। चलिए ओवरऑल रिटर्न्स की सिचुएशन अब आपके सामने। अमित अब तेजी में रहे हैं, वैसे अब आगे चले हैं। 10.36% के रिटर्न्स, पंकज 8.5% के रिटर्न्स पर 1.47% के रिटर्न्स है अमोल के। ये है आपके लिए अब तक की ताज़ा तस्वीर। थैंक यू जेंटलमैन, और अगर कोई बदलाव होगा तो ऑफकोर्स अपडेट हमें दीजिएगा और फिर आज दोपहर 3:20 के आसपास खिलाड़ी नंबर 1 के विजेता से बातचीत करेंगे। जो नया ट्रेड आएगा उसका एक अपडेट हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर हम देंगे ज़रूर, और साथ ही साथ 1 बजे में वो रिकैप लेकर भी आएंगे। चलिए इस बीच सरकारी कंस्ट्रक्शन कंपनी NBCC की बात करते हैं, जहां पर पिछले 1 साल में 400% से ज़्यादा के रिटर्न्स ये स्टॉक आपको दे चुका है। बजट में अफोर्डेबल हाउसिंग को लेकर बड़ा ऐलान किया गया, उसके बाद शेयर में लगातार 2 दिनों तक तेजी देखने को मिली। अब कंपनी आगे क्या प्लान कर रही है, किस तरह के प्रोजेक्ट्स इनके हाथ लगते हुए दिखाई देंगे, इसी पर NBCC के चेयरमैन और MD PK महादेव स्वामी से एक्सक्लूसिव बातचीत की मेरे सहयोगी विपिन भट्ट ने। उसका एक अंश आपके सामने। एक अनाउंसमेंट जो कि बजट में आई और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो 2 करोड़ घरों का ऐलान हुआ है, फिर उसके अलावा एक और स्कीम जो आने वाले वक्त में हम देखेंगे अर्बन मिडिल क्लास के लिए, तो माना जा रहा है कि उसमें NBCC का बड़ा रोल होगा। अगर आप उसका थोड़ा आइडिया हमें दे पाएं कि किस लेवल पर आप उसमें काम करने जा रहे हैं। 100% अभी तक अनफॉर्चुनेटली NBCC मुख्यमंत्री आवास योजना नहीं तो प्रधानमंत्री आवास योजना में काम नहीं किया हुआ है, बट अभी रिसेंटली मैं स्टेट गवर्नमेंट का साथ सारे स्टेट गवर्नमेंट का साथ एसोसिएटेड हूं। सो उसमें एक निकल के आ रहा है, फर्स्ट प्रोजेक्ट शायद हमको अर्लीस्ट आएगा। हरियाणा गवर्नमेंट को मुख्यमंत्री आवास योजना नहीं तो प्रधानमंत्री आवास योजना बनाने का एक स्कोप है। सो उसी तरह से ये जो रिसेंट प्रोजेक्ट चालू हुआ, सो हम सारे स्टेट इंक्लूडिंग मतलब दिल्ली NCR सब जगह में प्रधानमंत्री आवास योजना का काम करने के लिए मैं तैयार हूं। जी, तो अगर हम जनवरी की बात करें, जब आपको करीब 8 नए कॉन्ट्रैक्ट्स मिले थे, तभी करीब 60% के आसपास का रिटर्न आपका शेयर देता नजर आ रहा था। मैं जस्ट जानना चाहूंगा महादेव स्वामी साहब की ये ऑर्डर्स तो हमें पता है, लेकिन और पाइपलाइन ऑर्डर्स क्या हैं जिस पर आप काम कर रहे हैं और आने वाले वक्त में वो आपको मिलते हुए नजर आएंगे? मैं वही बता रहा था, अभी मेरा रिसेंटली एक MOU साइन किया रीडेवलपमेंट मॉडल में, वो केरला में किया हूँ, केरला स्टेट हाउसिंग बोर्ड का साथ, वो 2-2.5 करोड़ का। सो पहले बार हम दिल्ली से बाहर रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट ले रहे हैं। सिमिलरली और भी स्टेट गवर्नमेंट्स है, छत्तीसगढ़ है, हरियाणा है, JNK है, सब जगह में रीडेवलपमेंट, सब जगह में क्या है, लैंड पार्सल है, पुराना मकान है, उसका कंडीशन बहुत खराब है, उसको रिपेयर करने का ऐसा कंडीशन नहीं है, उसको रीडेवलपमेंट करने के लिए हमारे पास NBCC ओनली द PSU इज डूइंग रीडेवलपमेंट मॉडल। सो इसीलिए बहुत सारा अपॉर्चुनिटी है, ये 3-4 स्टेट में तो हमारा बातचीत चल रहा है। तो बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने का और बहुत सारी शुभकामनाएं। नमस्कार।